हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो आप सब ठीक होगे एंड वेलकम बैक टू अवर पाइथन फॉर बिगनर प्लेलिस्ट। ये इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 12 है जिसमें हम फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, आई होप सो आप सभी को पिछला वाला लेक्चर सही से समझ में आया होगा एंड आपने उस लेक्चर का रिवीजन भी अच्छे तरीके से कर लिया होगा। अगर आपने उस लेक्चर का रिवीजन नहीं किया है तो ये मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप वो लेक्चर का रिवीजन करिए एंड देन ये वाला लेक्चर आप कंटिन्यू करिएगा। ओके। सो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है। लूपिंग स्टेटमेंट एक हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का टाइप होता है जिसमें हम एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटेडली या मैं कह सकता हूँ कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया ना आ जाए। ठीक है, जिनमें से हमने लूपिंग स्टेटमेंट में हमने दो टाइप के पढ़े थे, फॉर लूप स्टेटमेंट और वाइल लूप स्टेटमेंट, जिसमें से आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर लूप स्टेटमेंट। ओके। सो फॉर लूप स्टेटमेंट भी क्या होता है, एक लूपिंग स्टेटमेंट ही होता है और जिस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट काम करता है वो एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होगा। ठीक है, मतलब हम फॉर लूप स्टेटमेंट को पाइथन के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे। ओके। तो सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ अच्छी तरीके से एंड देन आपको एक एक करके इसके सारे कंपोनेंट्स को समझाना स्टार्ट करूँगा। सो फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज स्टार्ट कॉमा एंड एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन कोलन। अब इसके बाद हमारे को कुछ स्पेस छोड़ना है जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं एंड देन हमारा ब्लॉक ऑफ कोड। आपको ये इंडेंटेशन याद है ना? इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, या तो यहाँ पे आप या तो यहाँ पे आप एक टैब का स्पेस छोड़िए या आप कह सकते हो 4 स्पेसेस दबाइए आप अपने वो कीबोर्ड का। या तो 4 स्पेसेस प्रेस करिए या तो वो एक टैब का जो बटन होता है उसको प्रेस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेंटेशन क्रिएट हो जाता है। और इंडेंटेशन क्यों ज़रूरी है वो आपको मैंने पहले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अगर आपको इंडेंटेशन का टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। ओके। क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये जो फॉर लूप है वो किस पे लगेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड पे लगेगा, है ना। तो इस फॉर लूप को भी तो पता होना चाहिए कि भाई ये ब्लॉक ऑफ कोड कौन सा वाला ब्लॉक ऑफ कोड है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हो सकती है। ठीक है, जिसमें से हम चाहते हैं कि इस वाले पे लगे, इस कोड पे या इस ब्लॉक ऑफ कोड पे भाई हमारा फॉर लूप लगे और इस वाले पे ना लगे। ठीक है, तो इसलिए हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बता सके कि भाई फॉर लूप ये है तुम्हारा ब्लॉक ऑफ कोड जिस पे तुम्हें फॉर लूप लगाना है, या मैं कह सकता हूँ जिस पे लूपिंग लगानी है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन के अंदर। ओके। अच्छा, किसी ने अगर पिछला पहले भी किसी ने अगर कोई लैंग्वेज की होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा सी, तो उसमें एक कर्ली ब्रेसेस आती है। ये इंडेंटेशन की जगह क्या आता है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, तो ये ऐसे ही काम करता है, इंडेंटेशन भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। और अगर जो बिगनर है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कर्ली ब्रेसेस क्या है। ठीक है, वो सिर्फ उनके लिए जिनको पहले किसी ने कोई लैंग्वेज की होगी जैसे कि जावा सी करके। ठीक है, अभी तो आप सिर्फ इतना समझिए इंडेंटेशन होता है। ठीक है, और अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके। अच्छा, ये जो मैंने पहला लिखा हूँ, ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉर लूप स्टेटमेंट। ये हमारा क्या है, फॉर लूप स्टेटमेंट। तो ये फॉर लूप स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ लिखी हुई है सबसे पहले तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन वर्किंग ऑफ फॉर लूप हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फॉर क्या होता है। ओके, ये फॉर और कुछ नहीं, ये है एक कीवर्ड है। क्या है, कीवर्ड। आपको पता है ना कीवर्ड क्या है, मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कीवर्ड एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है, ठीक है, जिसकी फंक्शनैलिटी पहले से ही पाइथन को पता होती है। ओके, देन आता है हमारा वेरिएबल नेम। आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नेम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इस वेरिएबल नेम के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करना। आप कहीं ऐसा ना कर दो यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाए, ठीक है, ये फॉर लूप के अंदर आप वेरिएबल बनाए, इसके अंदर आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ ध्यान देना आप इसका। आपको सिर्फ वेरिएबल नेम लिखना है और कुछ नहीं। अब वेरिएबल जो नेम है, ठीक है, वो आप कोई सा भी बना सकते हो, बस आपको एक सर्टेन ब्लॉक सर्टेन रूल्स फॉलो करने हैं, जो आपको मैंने वेरिएबल वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि कौन से रूल्स होते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ना एक फैशन यूज़ होता है, ठीक है, मोस्टली एक फैशन यूज़ होता है। फैशन मतलब एक लिखने का तरीका, ठीक है, या कोई एक चीज़ें होती हैं ना जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसा एक फैशन है कि मोस्टली यहाँ पे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं, लोअर केस एज अ वेरिएबल नेम, यहाँ पे लोअर केस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आप लोअर केस अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हो और बाकी नॉर्मल भी आप बना सकते हो, ओके। आप यहाँ पे नॉर्मल भी वेरिएबल नेम बना सकते हो जैसा आप चाहते हो, ओके। बट लाइक एक फैशन होता है ना कि बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो वैसा लोग ज़्यादातर लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, ए टू जेड। और उसमें से भी मोस्टली ए टू जेड में से भी मोस्टली आई जे के ये यूज़ होता है, ओके। बट आपकी मर्ज़ी है, आपको जो बनाना है वो आप लिख सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद आता है हमारा तीसरा कंपोनेंट जो कि है इन। ये इन क्या होता है? इन हमारा एक ऑपरेटर होता है। इन क्या होता है? हमारा एक ऑपरेटर होता है। और कौन सा ऑपरेटर होता है? ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर होता है? मेंबरशिप ऑपरेटर। आई नो मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं पढ़ाया हूँ, और आज भी मैं आपको मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं पढ़ाऊँगा। क्यों? क्योंकि ना कुछ सर्टेन टॉपिक्स ना क्लियर करने हैं सबसे पहले हमारे को। जैसे कि हो गया लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी, सेट, फ्रोज़न सेट। ये सारे टॉपिक कवर अप करने के बाद, पूरा ये लूपिंग कवर अप करने के बाद देन हम किस पे बढ़ेंगे? मेंबरशिप ऑपरेटर पे बढ़ेंगे। फिर मेंबरशिप ऑपरेटर समझेंगे और आइडेंटिटी ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अब हमारी इस्तेमाल होगा तो हम ये दो ऑपरेटर समझ लेते हैं, ओके। लेकिन अभी के लिए मैं आपको इसका एक छोटा सा फंक्शनैलिटी बता दूंगा एग्जाम्पल में, ठीक है। जब एग्जाम्पल लूँगा, मैं आपको जब बताऊंगा पूरा फॉर लूप स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करेगा, तब मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल में इसकी वर्किंग बता दूंगा कि ये वर्क कैसे करता है, ओके। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जब हमारे कुछ टॉपिक कवर अप हो जाएंगे, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, तो वो टॉपिक कवर अप होने के बाद जब हम एक स्पेसिफाइड इसका मेंबरशिप ऑपरेटर का हम लेक्चर लेंगे, देन उसके उसमें हम इन ऑपरेटर समझ लेंगे। अच्छा, मेंबरशिप ऑपरेटर में सिर्फ इन ऑपरेटर नहीं होता है, नॉट इन भी होता है, ओके। तो वो उस वाले लेक्चर्स में हम समझ लेंगे एकदम डिटेल में, ओके। अभी तो फिलहाल के लिए एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा मैं एग्जाम्पल के अंदर। अब जो मेन आता है ना वो होता है ये रेंज फाइल, ये रेंज, ठीक है। ये क्या होता है? रेंज। अब इस रेंज के अंदर दो चीज़ लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है स्टार्ट और एक लिखा हुआ है एंड, ठीक है। ये रेंज क्या करता है? ये रेंज एक पर्टिकुलर काम करता है। क्या काम है वो? ये जनरेट करता है नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर को, जनरेट्स जनरेट्स सीक्वेंस ऑफ नंबर को, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ नंबर को। तो मतलब नंबर का ये सीक्वेंस जनरेट करता है, ठीक है। तो ये नंबर का सीक्वेंस कैसे जनरेट करेगा? उसको नंबर के सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए इसको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, रेंज को दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो होता है वो होता है स्टार्टिंग नंबर, कि कहाँ से जनरेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग नंबर, ओके। कहाँ से भाई हमारे को सीक्वेंस जनरेट करना स्टार्ट करना है। और एक होता है हमारा ये एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंडिंग नंबर, कि कहाँ तक के जनरेट करना है, ठीक है। एक तो कहाँ से स्टार्ट करना है जनरेट करना, और एक कहाँ तक के जनरेट करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं, ओके। आई होप सो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ रेंज होता क्या है, ठीक है। तो देखो, सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, रेंज 3 to 10, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ?
3 to 10। तो अब नंबर कैसे जनरेट होगा ये ध्यान देना, ठीक है। नंबर किस तरीके से जनरेट होगा, तो ये कुछ सीक्वेंस जनरेट होगा, ठीक है। सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग नंबर क्या है हमारा 3, मतलब रेंज स्टार्ट कहाँ से करेगा जनरेट, नंबर जनरेट करना 3 से। तो पहले 3 जनरेट करेगा और कहाँ तक के जाना उसको 10 तक के। तो देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट देखना। ये 3, अरे यार कॉमा सही से नहीं हुआ, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, और यहाँ पे हमारा सीक्वेंस ख़त्म। तुमने देखिए कुछ और चीज़ देखे यहाँ पे। अजीब चीज़ ये हुई है कि हमने यहाँ पे एंडिंग नंबर 10 दिए, लेकिन सीक्वेंस के अंदर 10 आया ही नहीं, है ना। सीक्वेंस के अंदर 10 आया नहीं आया। तो ये क्या होता है, ये जो एंडिंग नंबर होता है ना, ये एक्सक्लूडेड होता है सीक्वेंस में से, एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड का मतलब, एक्सक्लूडेड मतलब ये सीक्वेंस के अंदर आता ही नहीं है। जो भी एंडिंग नंबर आप लिखोगे ना, जैसे कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये एक्सक्लूड होगा, ठीक है। ये मतलब ये हमारा सीक्वेंस के अंदर आएगा ही नहीं। तो क्या आएगा सीक्वेंस के अंदर, सीक्वेंस के अंदर ये एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जो कि है एंडिंग नंबर, अगर आपको जानना है तो, ठीक है। एंडिंग नंबर -1, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा क्या नंबर जनरेट होगा। एज एन एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारा एग्जाम्पल में क्या था 10 था। तो अगर हम 10 में से 1 माइनस कर दे तो हमारा क्या बचता है 9। तो ये कहाँ तक के जनरेट होगा, 9 तक के जनरेट होगा। लेकिन लिखे तुमने क्या हो 10, क्योंकि 10 जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है सीक्वेंस से। बट ये ध्यान देना, ये जो हमारा स्टार्टिंग नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है। ये क्या होता है, इंक्लूडेड होता है सीक्वेंस के अंदर, मतलब सीक्वेंस के अंदर आता है। एज यू कैन सी हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो 3 है और सीक्वेंस के अंदर हमारा 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग नंबर होता है वो इंक्लूडेड होता है, बट एंडिंग नंबर जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है सीक्वेंस में से। ओके, आपको समझ में आया। रेंज क्या करता है, जनरेट करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर को। ओके, सो इस तरीके से हमारा रेंज फंक्शन काम करता है। बट अभी मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो रेंज फंक्शन के अंदर आपने ये जो दो चीज़ लिखी हो स्टार्ट और एंड, ठीक है, इसकी जगह आप कुछ और चीज़ें भी लिख सकते हो। ओके, जैसे कि ये रेंज फंक्शन का पहला वेरिएंट हो गया, ठीक है, पहला वेरिएंट हो गया। दूसरा कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो रेंज फंक्शन को। रेंज फंक्शन को मल्टीपल तरीके से लिखने की लाइक हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेंज फंक्शन के अंदर पहले हमने दो चीज़ दिए थे, एक स्टार्टिंग नंबर दिए थे और एक एंडिंग नंबर दिए थे। आप रेंज फंक्शन के अंदर एक सॉरी एक एंडिंग नंबर दे सकते हो, ओनली एंडिंग नंबर, ठीक है। तो ये एंडिंग नंबर आप सिर्फ दे सकते हो। ये क्या है हमारा एंडिंग नंबर, ये क्या है एंडिंग नंबर। अभी भी काम वही होगा, ठीक है, जनरेट सीक्वेंस ऑफ नंबर, ठीक है। बट इसमें हमने ब्रैकेट के अंदर हमने कितनी वैल्यू लिखी, सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है जो कि है एंडिंग नंबर। ओके, अच्छा मुझे बताओ ये जो एंडिंग नंबर होगा क्या वो इंक्लूड होगा सीक्वेंस के अंदर या एक्सक्लूड होगा, बस मुझे इतना बताओ। देखो ये एक्सक्लूड होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। सो ये एंडिंग नंबर जो होगा वो एक्सक्लूडेड होगा। ओके, सो एक एग्जांपल लेके कोशिश करते समझने की। ओके, सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं लेता हूँ रेंज 10, ठीक है। मैंने रेंज क्या लिया, रेंज 10। तो ये कौन सा सीक्वेंस जनरेट करेगा हमारा नंबर, क्योंकि देखो हमें एंडिंग नंबर पता है। ये 10 क्या है हमारा, ये 10 हमारा एंडिंग नंबर है ना। स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, ज़ीरो। स्टार्टिंग नंबर क्या होता है, ज़ीरो। स्टार्टिंग नंबर इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, स्टार्टिंग नंबर हमारा ज़ीरो होता है। तो मतलब सीक्वेंस किस तरीके से जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से जनरेट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर हमारा इंक्लूडेड होता है। ये हमारा क्या होता है, इंक्लूडेड, ठीक है। जिस तरीके से हमने पिछले वाले अभी रेंज में पढ़े थे ना, वैसे ही है कि स्टार्टिंग नंबर इंक्लूड होता है और एंडिंग नंबर एक्सक्लूड होता है।
तो स्टार्टिंग नंबर हमारा 0, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मुझे बताओ, मुझे 10 लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए? मुझे 10 लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि एंडिंग नंबर हमारा एक्सक्लूड होता है और एंडिंग नंबर क्या है हमारा? 10 है। ठीक है, तो सीक्वेंस कहाँ तक के जनरेट होगा? 10 - 1 तक के ही जनरेट होगा, जो कि है 9। और यहाँ पे देखो 9 तक के जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये रेंज को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, हम एक और तरीके से लिख सकते हैं रेंज को। लेकिन उससे पहले, मैं प्रोसीड करने से पहले आपसे मैं समझने की कोशिश करूँगा कि भाई आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई ना? मतलब रेंज जो है क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें मैं एकदम डिटेल में और एकदम सिंपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ। ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे ना लोग कुछ हो गए जिनको पाइथन पहले से आती होगी। ठीक है, तो उनके लिए ये बात है। ठीक है, जो बिगनर्स है जिनको नहीं आते उनके लिए ये बात नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा। मैंने ये कर्ली ब्रेसेस डाला हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सेट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक सेट है। तो इसका आप ऐसा प्रेडिक्शन नहीं निकालना कि भाई रेंज जो है वो रिटर्न करता है एक सेट ऑफ सीक्वेंस को। ठीक है, ये सेट नहीं है। रेंज कोई भी लाइक लिस्ट, टपल, सेट ऐसा कुछ भी नहीं रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बस ये मैंने एज अ आपको सीक्वेंस एक जगह स्टोर करने के लिए मैंने बस ऐसा बता दिया हूँ। ओके, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल था कि भाई एक ब्रैकेट डाल दिया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका आप कोई अंदाज़ा मत लगाना कि ये एक सेट है। ओके, ये चीज़ ध्यान देना। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो भाई पहले पाइथन सीख चुके हैं और वो अभी रिवीजन करने के लिए सीख रहे हैं, या कुछ और चीज़ जो भी है भाई उनका। ठीक है, बट बिगनर्स अगर आपको नहीं समझ में आया है कोई, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सेट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मैं आपको छुड़वा दूंगा। ओके, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। चलो, अब ये तीसरा हम देखते हैं टाइप। ठीक है, तीसरा टाइप देखते हैं। रेंज फंक्शन को एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, जो कि इस तरीके से रेंज। अब इसके अंदर ना 3 इनपुट आ जाते हैं। ठीक है, मतलब हम 3 चीज़ें देते हैं। सबसे पहला होता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? देन कॉमा, उसके बाद होता है हमारा एंड। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है? एक मिनट, उसके बाद हमारा क्या होता है? एक स्टेप। ठीक है, ये एक एडिशनल हमारा क्या आ गया? वैल्यू आ गई। ये एडिशनल वैल्यू हमें देनी होती है। तो आपको तो पता है स्टार्ट क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट क्या होता है? स्टार्टिंग नंबर। स्टार्ट क्या होता है हमारा? एक स्टार्टिंग नंबर होता है। ओके, स्टार्टिंग नंबर। एंड क्या होता है हमारा? एक, अरे यार ये लाइन सही से नहीं खींची, एक मिनट। हाँ, एंडिंग नंबर। एंड क्या होता है हमारा? एक एंडिंग नंबर। एंड देन स्टेप क्या होता है? स्टेप होता है नंबर ऑफ गैप। नंबर ऑफ गैप। ठीक है, नंबर ऑफ गैप बिटवीन टू वैल्यूज। ठीक है, या बिटवीन टू नंबर्स हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ गैप बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? अच्छा चलो, बिटवीन टू नंबर्स हटाओ, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं बोलूँगा नंबर ऑफ गैप्स। ठीक है, नंबर ऑफ गैप। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये वाला रेंज फंक्शन, ये वाला रेंज किस तरीके से काम करेगा। ओके, देखो सपोज मैंने कुछ इस तरीके से लिखा रेंज। मैंने लिखा स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, जाना कहाँ पे है? 10 तक के। ठीक है, एंडिंग नंबर क्या है हमारा? 10 तक का। और स्टेप जो है वो होता है 2। मतलब होता नहीं है, हमने बस डाल दिए। ठीक है, होता क्या है? हमने क्या पुट किए? 2 डाले, स्टेप हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब देखो किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। ये हमारा स्टेप है। ठीक है, ये क्या है? स्टेप। ये हमारा क्या है? एंड। ठीक है, और ये हमारा क्या है? स्टार्ट। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये स्टार्ट है, एंड और स्टेप। अच्छा, किस तरीके से काम होगा इसको समझने के लिए हमें नंबर लाइन की ज़रूरत होगी। ठीक है, नंबर लाइन याद है ना आपको? बचपन में आप नंबर लाइन यूज़ करके आप
सारी चीज़ें समझते थे, एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सपोज़ ये हमारी नंबर लाइन है, ठीक है। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारा 0 है, ठीक है, देन 1, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। आगे भी लिख ले लेते हैं 11 एंड 12, ओके। सो इस तरीके से हमारा कुछ नंबर लाइन बना है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो सीक्वेंस जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस जनरेट होगा उसका आउटपुट लिखते जाएंगे हम, ठीक है। जो भी रेंज हमारा सीक्वेंस जनरेट करके देंगे उसका आउटपुट लिखेंगे हम यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे हमारा इसका आउटपुट होगा, देखते हैं क्या आउटपुट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है हमारा, 1। ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग नंबर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पर नहीं, थोड़ा सा ऊपर बना दो मैं, ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल होगा चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग नंबर है हमारा 1, ओके। और एंडिंग नंबर क्या है हमारा, 10। एंडिंग नंबर क्या है हमारा, 10, ओके। अब देखते हैं, अब सीक्वेंस जनरेट होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट क्या है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप नंबर 1 पे खड़े हो, ठीक है। तो आप नंबर 1 पे खड़े हो तो नंबर 1 हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। क्या हुआ, नंबर 1 इंक्लूड हुआ सीक्वेंस के अंदर। नाउ आपको जाना कहाँ तक के है, वैसे तो 10 - 1 पे जाना है, मतलब 9 तक के जाना है, लेकिन हम अभी एंडिंग नंबर 10 मार्क के चल रहे हैं कि 10 तक के जाना है आपको, ओके। अब ये स्टेप 2 का मतलब क्या हुआ कि आपने 2 जंप लिए या 2 गैप लिए, ठीक है। कितना गैप लिए, 2 का गैप लिए। तो गैप कुछ इस तरीके से आएगा, ये पहला नंबर, ठीक है, और ये दूसरा नंबर, ठीक है। तो ये आपका 2 गैप हो गए, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, 2 गैप, ये पहला गैप, ठीक है। यहाँ नहीं लिखते, एक काम करते थोड़ा सा अंदर अंदर लिखते हैं यहाँ पे, ये पहला गैप और ये दूसरा गैप, ठीक है। क्योंकि स्टेप हमने 2 दिए ना, तो 2 गैप लेंगे। अब 2 गैप से क्या हुआ हमारा कि ये जो 2 है, ये जो नंबर 2 है वो स्किप हो गया और कौन सा सीक्वेंस के अंदर आ गया, 3 आ गया। तो ऐसे कर करके हम 2 गैप कर करके सीक्वेंस के अंदर नंबर लेंगे, ओके। तो अब देखो 3 के बाद फिर वापस से 2 गैप, ठीक है। 3 के बाद वापस से 2 गैप, तो ये पहला गैप एंड ये दूसरा गैप, ठीक है। तो ये हमारा नंबर 5 भी इंक्लूड होगा, ओके। देन हमारे वापस से 2 गैप हो गए, एक एंड दूसरा, तो ये हमारा 7, ओके। देन उसके बाद 8 एंड देन 9, 8 एंड देन क्या, 9, तो ये क्या हो गया हमारा, 9। तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब मुझे बताओ 9 के आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये एंड एंड क्या है, एंड में सीक्वेंस कहाँ तक के जनरेट होगी, 10 - 1 मीन्स 9 तक की ही जनरेट होगी, है ना। और 9 इंक्लूड होता है, याद रखना, 10 एक्सक्लूडेड होता है लेकिन 9 इंक्लूड होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस जनरेट होती है जब हम स्टेप का यूज़ करते हैं। अब आप यहाँ स्टेप की जगह 3 लिखिए, ओके। आप स्टेप की जगह 3 लिखिए, कुछ इस तरीके से करिएगा। आपको करना क्या है, ओके, ये आपको करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपको करना है। आपको क्या करना है, रेंज 1 से लेकर 20 तक के जाना है आपको, ठीक है। और आपको स्टेप क्या लेना है, 3, और इसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताइए, क्या यूज़ करिए, नंबर लाइन यूज़ करिए। एंड देन आप देखिए कि सीक्वेंस के अंदर कौन सी वैल्यूज़ आ रही है, ओके। सो आई होप सो आप लोगों को ये रेंज फंक्शन समझ में आया होगा, और इसके मैंने 3 तरीके बताया हो कि किस तरीके से आप 3 तरीक़ों से रेंज फंक्शन लिख सकते हैं, ओके। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अभी तक के तो हमने सिर्फ कंपोनेंट की बात की है, मतलब हमने देखे फॉर क्या होता है, एक वेरिएबल, सॉरी, फॉर क्या होता है हमारा कीवर्ड, वेरिएबल नेम, तो ऑफकोर्स वेरिएबल नेम है। इन हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसको समझेंगे आप कब, जब हम वर्किंग देखेंगे फॉर लूप की। एंड देन मैंने आपको रेंज फंक्शन के 3 तरीके बताए किस तरीके से लिखते हैं। मोस्टली जो यूज़ किया जाता है वो है सेकेंड और फर्स्ट, ओके।
ये जो थर्ड भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड नहीं यूज़ करते, बट वो एक स्पेशल टाइप पे यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको जंप कब करवाना रहेगा, एक स्पेशल कोई क्वेश्चन आएगा या स्पेशल आपको कोई प्रॉब्लम्स आएगी, तब वहाँ पे आपको जंप्स करवाने होते हैं, ओके, देन वहाँ पे आप यूज़ करते हैं। अभी और भी तरीके से आप लिख सकते हो, लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं अभी तक के जितने भी, ठीक है, यहाँ पे मैं एक नोट डाल के लिख रहा हूँ, मैंने अभी तक के जितने भी रेंज फंक्शन के अंदर, ठीक है, रेंज फंक्शन के अंदर जो स्टार्ट, एंड या स्टेप लिया हूँ, वो हमेशा इंटीजर में लिया हूँ, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टार्ट, एंड और स्टेप होते हैं वो हमेशा इंटीजर होते हैं। स्टार्ट, एंड और स्टेप वो हमेशा क्या होते हैं, इंटीजर ही होते हैं, मतलब इंटीजर लेते हैं वो डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप ऐसा लेते हैं। तो आप अगर 1.5 डालोगे स्टार्ट में तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जो इंटीजर होता है वो हमारा, सॉरी, जो स्टार्ट, एंड और स्टेप होता है वो क्या होता है हमारा, इंटीजर डेटा टाइप का होता है, तो आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी होती है, ओके। आप नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते, मतलब फ्लोट या कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूलियन, ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते आप, ओके। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें से अगर आपने देखे होंगे ये तीनों में, ठीक है, ये तीनों फंक्शन देखिए एक बार वापस से, अगर यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड डाले तो हमारा सीक्वेंस जनरेट हो सकता है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एंड भी डालें तब भी हमारा सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। अगर हम स्टार्ट, एंड और स्टेप तीनों चीज़ डालें तब भी हमारा सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। मतलब इन तीनों चीज़ों में से सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ये एंड, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये एंड, तो एंड हमारा नेसेसरी है, मतलब रिक्वायर्ड है, आपको एंड तो देना ही पड़ेगा, रेंज को एंड नंबर देना पड़ेगा, तो ये क्या है, रिक्वायर्ड, ये क्या है, रिक्वायर्ड, ठीक है। बट जो स्टेप, सॉरी, स्टार्ट और स्टेप जो है, स्टार्ट और जो स्टेप है वो है ऑप्शनल, मतलब अगर नहीं भी दोगे तब भी चलेगा, इनकी वैल्यूज़ अगर नहीं दोगे तब भी चलेगा, ऑप्शनल, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, एंड जो है वो रिक्वायर्ड है, ये आपको इसकी वैल्यू देनी ही पड़ती है, ओके। लेकिन जो स्टार्ट और स्टेप है उसकी अगर वैल्यू आप नहीं भी दोगे तब भी चलेगा। क्यों चलेगा, देखो क्यों चलेगा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बताया यहाँ पे अगर स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया हुआ है तो स्टार्टिंग नंबर को, ये रेंज नंबर, ये इसमें टू में, ये टू की बात कर रहा हूँ मैं, अगर स्टार्टिंग नंबर नहीं दिया है, ठीक है, तो वो क्या समझता है, रेंज क्या समझता है कि स्टार्टिंग नंबर ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने, क्योंकि पहले के स्टार्टिंग में दो स्टेप दिया था क्या मैंने, ये पहले वाले रेंज में स्टेप दिया हूँ, नहीं, दूसरे वाले रेंज में स्टेप दिया हूँ, नहीं, क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेप है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट अगर स्टेप को हम मेंशन नहीं करते तो स्टेप क्या होता है, वन होता है, स्टेप इक्वल्स टू वन होता है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा स्टेप इक्वल्स टू वन होता है, तो यहाँ पे रेंज में भी स्टेप है लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, वन है, ठीक है। रेंज में भी हमारा, ये फर्स्ट वाले में भी हमारा स्टेप है, बट वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप का वैल्यू क्या है, वन है, ठीक है। और वन कैसे वर्क करेगी, वन वन का गैप होगा, ठीक है। तो वन वन का गैप होगा, तो अगर तुम ये नंबर लाइन पे ही देख लो, ठीक है, मैं पिंक से ही कर लेता हूँ, अगर आप वन से स्टार्ट करोगे, ठीक है, आप वन से स्टार्ट करोगे तो एक का गैप लोगे तो क्या आ जाएगा, टू, फिर एक का गैप लोगे तो फिर क्या आ जाएगा, थ्री, फिर एक का गैप लोगे फिर क्या आएगा, फोर, फिर फाइव, तो सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो स्टेप होता है वो इक्वल्स टू वन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे थर्ड वाले रेंज में बताया हूँ कि स्टेप का आप कोई भी नंबर दे सकते हो वन के अलावा, ओके, बट बाय डिफ़ॉल्ट वन होता है, ओके। अगर मतलब आप लिखोगे नहीं स्टेप, ओके, तो जो रेंज फंक्शन, जो रेंज है वो क्या मानेगा कि भाई स्टेप इक्वल्स टू वन है यहाँ पे, ओके। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको और डिटेल में चाहिए तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ओके, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि यहाँ पे जो स्टेप है, ठीक है, स्टेप इक्वल्स टू वन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग नंबर इक्वल्स टू वन लिखा हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेप इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें अज्यूम करी गई है, ठीक है, अज्यूम नहीं, मतलब बोल सकते हैं हम, ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट।
और अगर आपको चेंज करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं नंबर रेंज, ये जो 3 वाला रेंज है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को रेंज का सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम जब हमने लाइक प्रैक्टिकल करेंगे तब, और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अभी एक्सरसाइज नंबर 2 आने वाली है, जैसे ये हमारा लूपिंग स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगा वैसे एक्सरसाइज 2 आएगी हमारी, और एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन भी आएगा। ओके, सो इसमें फिर हम रेंज फंक्शन को और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, उन क्वेश्चंस में अभी तो फ़िलहाल के लिए जो हम रेंज फंक्शन यूज़ करेंगे प्रैक्टिकल फॉर लूप समझने के लिए, वो यूज़ करेंगे नंबर 1। ठीक है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए, उसमें नंबर 2 और नंबर 3 वाला रेंज फंक्शन भी आएगा। ओके, अच्छा मैं इसको बार बार ना रेंज फंक्शन बोल दे रहा हूँ बिकॉज वो एक्चुअली मेरे मुंह से स्लिप हो जा रहा है बस, और कुछ नहीं। तो आप ये नहीं समझे ना, रेंज को एक फंक्शन बोलते हैं। ओके, ये चीज़ आप मत समझिएगा, क्योंकि रेंज एक फंक्शन नहीं होता, एक क्लास होता है। ओके, तो हम उसको फंक्शन नहीं बोल सकते, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को। अच्छा, अब हम समझते हैं वर्किंग ऑफ फॉर लूप। वर्किंग ऑफ फॉर लूप। ओके, तो ये वर्क कैसे करता है, तो सपोज एक एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, सपोज मैंने कुछ इस तरीके से फॉर लूप बनाया हो, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 1 to 10। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया हूँ, एंड देन मैंने लिखा हूँ प्रिंट आई। ठीक है, अब देखिए ये जो वेरिएबल होता है ना, ये जो वेरिएबल, इसकी भी कुछ खासियत होती है। ठीक है, ये वेरिएबल की कुछ खासियत होती है, बात करेंगे अभी, लेकिन अभी चलो वर्किंग ही बात कर लेंगे, वर्किंग समझेंगे, एंड देन उसके बाद ये वेरिएबल की बात कर लेता हूँ मैं थोड़ी बहुत। देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा इंटरप्रेटर आएगा, पाइथन का इंटरप्रेटर। यहाँ पे कौन आएगा, हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा। ओके, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। स्टार्ट करने के लिए उसको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर लूप है, ये फॉर कीवर्ड को देख के पता चल जाएगा। ठीक है, कि वो एक फॉर लूप है, फॉर लूप स्टेटमेंट है। अब क्या होगा कि ये रेंज फंक्शन जो है वो अपना सीक्वेंस जनरेट कर देगा। वो अपना क्या करेगा, सीक्वेंस जनरेट करेगा। सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज का सीक्वेंस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये इन ऑपरेटर का अब काम आएगा। ये इन ऑपरेटर क्या बोलेगा, देखो ये इन ऑपरेटर क्या करेगा, इन ऑपरेटर रेंज में से एक वैल्यू उठाएगा। इन ऑपरेटर क्या करेगा, रेंज में से, ठीक है, जो भी रेंज ने जो सीक्वेंस जनरेट किए ना, उस सीक्वेंस में से एक वैल्यू उठाएगा। ठीक है, एट अ टाइम वो एक ही वैल्यू उठा सकता है। ठीक है, तो एक वैल्यू कौन सी उठाएगा, रैंडमली नहीं उठाएगा। ये चीज़ ध्यान देना, इन ऑपरेटर जो है वो रेंज के सीक्वेंस में से रैंडमली नंबर नहीं उठाएगा। वो सबसे पहला जो नंबर है, ठीक है, जो सबसे पहला है सीक्वेंस के अंदर नंबर, उसको पिकअप करेगा। ठीक है, उसको पिकअप करेगा, और उस वैल्यू को कहाँ पे असाइन कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। तो मतलब वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल आई में क्या करेगा, ये असाइन कर देगा उस वैल्यू को। ठीक है, अब ये जैसी वैल्यू इसके अंदर असाइन हुई, ठीक है, तो अब क्या होगा, पाइथन का इंटरप्रेटर कहाँ जाएगा, इसके ब्लॉक कोड में जाएगा, ब्लॉक ऑफ कोड में। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब प्रिंट आई एग्जीक्यूट करेगा। ओके, प्रिंट आई एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हमारा प्रिंट आई की वैल्यू क्या है, 1, तो हमारी आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, आउटपुट क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। अब आउटपुट जैसी 1 आया, क्या इसके बाद कोई लाइन ऑफ कोड है फॉर लूप के अंदर, जो जो फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है उसके अंदर और कोई लाइन ऑफ कोड है, नहीं, और कोई लाइन ऑफ कोड नहीं है। लेकिन क्या अभी फॉर लूप ख़त्म हुआ है, नहीं ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा जो इंटरप्रेटर होगा वो वापस से इस स्टेटमेंट के पास जाएगा। ठीक है, वो वापस से इस स्टेटमेंट के पास जाएगा। अब वापस से क्या होगा कि जो इन ऑपरेटर है, जो इन ऑपरेटर है वो वापस से रेंज में से, रेंज का जो सीक्वेंस है
उसमें से एक वैल्यू उठाएगा। अब इस टाइम कौन सी उठाएगा, क्योंकि उसने 1 पहले ही उठा चुका है, ठीक है, तो वो नंबर 2 उठाएगा, ठीक है, नंबर 2 वैल्यू उठाएगा। ओके, और याद रखना सीक्वेंस में ही जाएगा, मतलब भाई लाइन वाइज जाएगा वो, ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी रैंडमली नंबर उठा ले। ओके, सीक्वेंस में ही जाएगा वो, नंबर उठाएगा। और वैल्यू किस में असाइन कर देगा, आई के अंदर। तो आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 2 हो गई। अब जैसी 2 हो गई तो वापस से हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इसके फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड में आया, फॉर लूप के ब्लॉक ऑफ कोड में आया, और उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, जो था प्रिंट आई, और आई की वैल्यू 2 थी, इसलिए प्रिंट क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। फिर वापस से वो इंटरप्रेटर फॉर लूप के पास जाएगा, फोर स्टेटमेंट के पास जाएगा, ठीक है, वहाँ पे आई इक्वल्स टू 3 होगा। क्यों आई इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि इन ऑपरेटर जो है वो रेंज के सीक्वेंस से उसका नेक्स्ट नंबर उठाएगा जो कि है 3, और आई के अंदर असाइन कर देगा। फिर उसके ब्लॉक ऑफ कोड पे जाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट हो जाएगा। ऐसे करते करते वो कहाँ तक के जाएगा, 9 तक के। यही सेम काम करते करते कहाँ पे जाएगा, आई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है, मतलब सबसे लास्ट वाला। ओके, सबसे लास्ट वाला ये एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो इन ऑपरेटर है वो रेंज के सबसे लास्ट वाले जो नंबर को 9 जो है उसको उठाया और आई में असाइन कर दिया। ओके, जैसे आई में असाइन हुआ तो हमारा जो इंटरप्रेटर है वो इसके ब्लॉक ऑफ कोड में गया और उसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया, और हमारा प्रिंट हो गया 9, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा ये चीज़ ध्यान देना कि अब जो इंटरप्रेटर है, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे चीज़ रुक जाएगी, ठीक है, लेकिन कैसे रुकेगी वो समझना। अब देखो स्टॉपिंग क्राइटेरिया यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब जो हमारा जो इंटरप्रेटर होगा उसने 9 प्रिंट कर दिया, लेकिन उसको अभी पता नहीं है कि अभी फॉर लूप हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया है। क्यों, क्योंकि रेंज के अंदर, रेंज का जो ये सीक्वेंस है इसके आगे कोई नंबर है नहीं, ठीक है, तो हमें पता चल गया ख़त्म हो गया, लेकिन ये इंटरप्रेटर को नहीं पता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर वापस से जाएगा फॉर लूप स्टेटमेंट के पास, ठीक है, और इन इन ऑपरेटर जो है वो अब चेक करेगा रेंज की अगली वैल्यू, जो कि कुछ है ही नहीं। रेंज की कोई अगली वैल्यू है कोई नहीं, 9 के आगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा अच्छा कोई वैल्यू ही नहीं बची रेंज के अंदर, तो भाई यहाँ पे ये फॉर लूप हो गया है ख़त्म। ये क्या हो गया, फॉर लूप ख़त्म हो गया है। तो ये जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है ये डिपेंड करता है ये रेंज की सीक्वेंस पे, ठीक है, ये इस पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो होगा वो रेंज की सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना बड़ा सीक्वेंस है तो वहीं जाके वो एंड होगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया। ओके, तो अगर जैसे कि इसका जो भी रेंज जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जब ख़त्म हो जाएगी तब स्टॉप हो जाएगा फॉर लूप हमारा। ओके, तो इस तरीके से हमारा इनफाइनाइट फॉर लूप नहीं चलेगा, मतलब इनफाइनाइटली टाइम नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं जाके ये रुक ही जाएगा। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी, है ना, कि फॉर लूप कैसे काम करता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो फॉर लूप स्टेटमेंट है, ठीक है, ये 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। कितने टाइम, 10 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो प्रिंट आई है, जो ये फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है, ये 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। ये कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, 9 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है। क्योंकि लास्ट का जो था, देखो अभी 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये एग्जीक्यूशन 1 था, ठीक है, ई एक्स लिखता हूँ, एग्जीक्यूशन 1 था, ये ई एक्स 2 था, है ना, ये ई एक्स 3 था, एग्जीक्यूशन 3, ठीक है, ये प्रिंट आई की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब लास्ट में आए तो प्रिंट आई का, ठीक है, प्रिंट आई का एग्जीक्यूशन नंबर 9 था, लेकिन क्योंकि इंटरप्रेटर को नहीं पता था कि रेंज के अंदर जो रेंज का जो सीक्वेंस है वो अब ख़त्म हो चुका है, वो वापस से गया फॉर लूप के पास, फॉर लूप स्टेटमेंट के पास, और उसने एक बार उस फॉर लूप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। तब जाके उसको पता चला कि भाई रेंज के पास तो अब कोई नंबर ही नहीं बचा है, तो इसलिए यहाँ पे अब ये फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर आपसे कोई टेक्निकल हो सकता है सवाल पूछ सकता है, ठीक है, इंटरव्यूज़ में पूछ सकते हैं, या कोई भी आपके लाइक एमसीक्यूज टाइप आ सकता है, ठीक है, या आपके कॉलेजेस में पूछ सकते हैं कि भाई फॉर लूप जो है, जो फॉर लूप स्टेटमेंट होता है, ठीक है, और उसका ब्लॉक ऑफ कोड होता है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, मतलब एग्जीक्यूशन का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आप बोलोगे, ठीक है, कि जो फॉर है, फॉर स्टेटमेंट है वो एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है,
जो फॉर लूप है, सॉरी फॉर लूप स्टेटमेंट है, वो अगर n टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होगा वो कितनी टाइम एग्जीक्यूट होगा, n-1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम बारीक क्वेश्चंस होते हैं ना, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा वर्किंग ऑफ फॉर लूप काम आता है। अब मैं बात करना चाह रहा था कि ये वेरिएबल के बारे में, ठीक है, ये जो आई मेरा एक वेरिएबल है इसके बारे में बात करना चाह रहा था मैं। ओके, मैं इसके बारे में बात करना चाह रहा था। ये इसको ना लोग क्या कहते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। क्या कहते हैं, टेम्पररी वेरिएबल। टेम्पररी वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो जब तक कि ये फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, जब तक कि ये फॉर लूप चल रहा है, जब तक कि इस आई का काम होता है, ठीक है, ये जो हमारा वेरिएबल है, इस वेरिएबल का तब तक ही काम रहता है जब तक कि ये फॉर लूप चल रहा है। जैसे ही फॉर लूप खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, स्टॉपिंग क्राइटेरिया उसका आ गया, ठीक है, तो वहीं पे ये आई का काम कुछ रहता नहीं है। वर्डिंग्स पे ध्यान देना, मैं वर्डिंग्स क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आई का काम कुछ नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम जब फॉर लूप एक बार स्टॉप हो जाए उसके बाद अगर तुम प्रिंट आई करोगे, फॉर लूप स्टॉप होने के बाद, ठीक है, फॉर लूप स्टॉप होने के मतलब कि जो उसका ब्लॉक ऑफ कोड है, फॉर लूप का ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके बाहर लिखना है आपको, ठीक है। तो इसके पीछे आप कोई भी इंडेंटेशन नहीं दोगे। ओके, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो प्रिंट जब आई करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 9 प्रिंट होगी। क्यों, क्योंकि आई की लास्ट वैल्यू क्या थी, 9 थी। देखो लोग इसको टेम्पररी वेरिएबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो काम होता है वो सिर्फ फॉर लूप तक के होता है, लेकिन एक्चुअली में आई जो होता है, जो ये वेरिएबल है, ये हमारा टेम्पररी वेरिएबल के जैसा काम नहीं करता। ओके, टेम्पररी वेरिएबल का जैसा काम नहीं करता, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लोगों ने बस इसको नाम दे दिया है कि ये एक टेम्पररी वेरिएबल है, बट ये एक्चुअल में टेम्पररी वेरिएबल के जैसा काम नहीं करता है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको अगर परमानेंट वेरिएबल बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इसका नाम टेम्पररी वेरिएबल इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ फॉर लूप के अंदर काम आता है, ठीक है, फॉर लूप के बाहर काम नहीं आता है, इसलिए इसको टेम्पररी वेरिएबल नाम दिया गया है। लेकिन एक्चुअली में ये परमानेंट वेरिएबल के जैसा ही काम करता है, मतलब जैसा नॉर्मल हमारा वेरिएबल काम करता है वैसे ही नॉर्मल वेरिएबल है ये। ओके, ये चीज़ आप ध्यान देना, ये अभी हम इसको प्रैक्टिकल में भी देख लेंगे। तो ये मुझे वेरिएबल के बारे में आपको बताना था, एंड आई होप सो आप लोगों को पूरा फॉर लूप किस तरीके से वर्क करता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये हाँ, मैंने सबसे पहले आपको सिंटेक्स बताया हूँ, एक बार रिवीजन करेंगे ना, तो सिंटेक्स बताया आपको, तो फॉर, वेरिएबल नेम, इन, रेंज, स्टार्ट, एंड, और फिर ब्लॉक ऑफ कोड। ये कोलन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कोलन मैंने एग्जाम्पल में कॉलन लगाया था, हाँ देखो कोलन का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कोलन लगाना इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से अगर कोई एक भी चीज़ मिस करोगे तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है, मतलब एरर आ सकता है आपको, तो ये कोलन लगाना भूलना मत। तो फिर उसके बाद हमने सिंटेक्स देखा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई ये फॉर क्या होता है, कीवर्ड होता है, एक वेरिएबल नेम, नॉर्मल हमारा वेरिएबल नेम होता है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है, लोअर केस अल्फ़ाबेट्स यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, एक फैशन है, ठीक है, आप कोई सा भी वेरिएबल नेम बना सकते हो बट एक फैशन है। फिर इसके बाद हम इन ऑपरेटर यूज़ किए, ठीक है, जो एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। रेंज क्या होता है, एक हमारा ये सीक्वेंस जनरेट करके देता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके देता है, ठीक है। अब रेंज के हमने अलग अलग डिफरेंट तरीके से, किस तरीके से आप लिख सकते हो वो भी देखे। स्टार्ट क्या होता है, एक स्टार्टिंग नंबर होता है, ठीक है, कहाँ से भाई सीक्वेंस हमारे को जनरेट करना स्टार्ट करना है। एंडिंग नंबर क्या होता है, कहाँ पे जाके रुकना है, लेकिन ये एंडिंग नंबर एक्सक्लूडेड होता है सीक्वेंस में से, मतलब बाहर होता है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग नंबर इंक्लूडेड होता है सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखे सेकंड तरीका रेंज को लिखने का, सिर्फ इसके अंदर हम एंड भी दे सकते हैं, क्या एंडिंग नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भाई बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग नंबर क्या एज्यूम किया जाता है, ज़ीरो, और स्टेप क्या एज्यूम किए जाते हैं, वन, ठीक है। एंड देन फिर हमने देखे कि ये स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ गैप होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये वन होता है, लेकिन हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने टू देख के और ये नंबर ऑफ सीक्वेंस जनरेट करवाए थे जिसमें टू गैप्स पे हमारे नंबर क्या हुए थे, जनरेट हुए थे। ओके,
अब देखो यहाँ पे नोट लिखा है, स्टार्ट एंड और स्टेप जो होने चाहिए वो हमेशा इंटीजर होने चाहिए, फ्लोट नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, ना ही स्ट्रिंग, ना ही बूलियन, नन, कोई सा भी ऐसा डेटा टाइप नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है। एंड जो है, एंडिंग नंबर वो देना रिक्वायर्ड है। ठीक है, मतलब कंपलसरी है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कंपलसरी लिख देता हूँ स्लैश डाल के, कंपलसरी है ये। ठीक है, कंपलसरी। ठीक है। और जो स्टार्टिंग नंबर है और जो स्टेप्स होते हैं वो होता है ऑप्शनल, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर हमने वर्किंग समझे फॉर लूप की कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। ओके। हमने ये भी देखे भाई कि फॉर लूप स्टेटमेंट कितनी टाइम एग्जीक्यूट करेगा और उसका ब्लॉक ऑफ कोड कितने टाइम एग्जीक्यूट करेगा। ओके। देन हमने ये थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में भी बात की है, ये टेम्पररी वेरिएबल कहलाता है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल के जैसा ही होता है, बट क्योंकि इसका काम फॉर लूप के बाहर कुछ नहीं होता, इसलिए इसको टेम्पररी वेरिएबल नाम दिया गया है। ओके। और ये नाम मैंने नहीं दिया, ये नाम लोगों ने दिया। ओके, मैंने नहीं दिया। तो ये चीज़ हमने चीज़ें समझ ली। अब इसका हम एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल करते हैं। ओके। एंड देन फिर हमें फॉर लूप और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके। नाउ अब हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो वही सेम हमारा एग्जांपल है कि इन रेंज फॉर आई इन रेंज 1 to 10। ठीक है, ओह ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, फॉर आई रेंज 1 to 10 एंड देन कोलन। अब देखो जैसे कोलन डाल के मैंने एंटर दबाया तो देखो ये स्पेस इसने ऑटोमेटिकली दे दिया। ठीक है, तो इंडेंटेशन का आपको इतना एकदम ज़्यादा एकदम टेंशन नहीं लेना है, ये जो वी एस कोड है ये ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दे देता है। ओके। एंड देन हमें क्या करना है, प्रिंट आई। ओके, अरे ये क्या हो गया, हाँ, प्रिंट आई। अब देखो ये अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखूँ, जैसे मैंने वापस से मैं प्रिंट लिख देता हूँ लूप स्टेटमेंट। ठीक है, मैं अगर ये लिखूँ लूप स्टेटमेंट, तो ये दोनों जो प्रिंट आई है ना, ये सॉरी जो दोनों प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये दोनों पार्ट है किसका, फॉर लूप स्टेटमेंट का। ठीक है, मतलब ये फॉर लूप स्टेटमेंट के ब्लॉक ऑफ कोड है। लेकिन लेकिन अगर मैंने ये इंडेंटेशन हटा दिया तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये जो फिफ्थ लाइन पे जो स्टेटमेंट है, ये अब फॉर लूप का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एंड ऑफ एंड ऑफ एंड ऑफ फॉर लूप। ठीक है, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, अगर मैं लिखूँ एंड ऑफ फॉर लूप, तो इस तरीके से हमारा ये चीज़ काम हो सकता है। तो अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखेंगे हम। अब देखो क्या हुआ, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रिंट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। ठीक है, कहाँ तक के गया, 10 तक के गया क्या, नहीं, 9 तक के गया वो। ठीक है, तो ये फॉर लूप, हमारा जो फॉर लूप स्टेटमेंट है ये कितनी बार चला, ये जो है देखो ये जो है फॉर लूप स्टेटमेंट है वो कितनी बार चला, एन टाइम्स चला। एन टाइम्स का मतलब कितनी बार चला, ये 10 टाइम, हाँ 10 टाइम्स। ठीक है, अब ये देखो ये एन की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये रेंज फंक्शन, सॉरी, या मैं हम ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 10 था इसलिए 10 टाइम, 20 होता तो 20 टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। और ये जो हमारा इसके ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो कितनी बार चलता है, n-1 टाइम। ठीक है, कितनी बार, n-1 टाइम मीन्स 10-1 विच इज़ इक्वल्स टू 9 टाइम। ठीक है, 9 टाइम चला ये। और ये स्टेटमेंट कितनी बार चला, ये सिर्फ स्टेटमेंट एक ही बार चला, देखो ये लास्ट में सिर्फ एक ही बार चला है ना। बल्कि प्रिंट आई कितनी बार चला, 9 टाइम, लेकिन ये स्टेटमेंट एक ही बार चला। क्यों, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉर लूप का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इंडेंटेशन नहीं डाला मैंने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं एक और बता देता हूँ, इंडेंटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पे भी आप इंडेंटेशन डालो, तो जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया इंडेंटेशन, ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी इंडेंटेशन डाल के आप सोचोगे कि ये भी क्या हो जाएगा, एक कहीं भी इंडेंटेशन डाल के आप सोचोगे अगर कि ये भी एक फॉर लूप का पार्ट है, तो नहीं, कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है या कुछ भी आपको लॉजिक बनाना है तो ये कॉन्टिन्यूस में लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते। देखो ये वी एस कोड भी भाई एरर दे रहा है, ये देखो
अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन, ठीक है। मतलब भाई पता नहीं क्यों तुमने डाले ये इंडेंटेशन। आप इंडेंटेशन अगर डालना है तो तुम यहाँ पे डालो, ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी आपको कोड लिखना है वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कहीं पे भी आप इंडेंटेशन डाल के ये नहीं एज्यूम कर सकते हो कि भाई फॉर लूप चलेगा या इफ़ स्टेटमेंट चलेगा, ठीक है। ये सबके लिए अप्लाई होता है, जहाँ जहाँ इंडेंटेशन लगता है सबके लिए अप्लाई होता है ये चीज़ें, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। ओके। अच्छा, मैं एक चीज़ करता हूँ, ये आई की जगह ना मैं नंबर भी लिख के दिखा दूँ। मैं वैसे तो सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, नंबर। तो अब देखो वही आएगा आउटपुट, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई ये तो एक सिर्फ वेरिएबल नेम है। ओके, ये क्या है, वेरिएबल नेम। अब एक काम करते हैं, हम रेंज फंक्शन, ये जो रेंज है, ठीक है, इसका एक डिफरेंट टाइप लेते हैं जो कि है सेकंड, ठीक है। ये सेकंड टाइप लेते हैं। अब ये सेकंड टाइप क्या करेगा, मैंने क्या बताया था, क्योंकि हमने स्टार्टिंग दिए नहीं है तो ये अज्यूम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ज़ीरो से। तो देखेंगे अब जो सीक्वेंस के अंदर आएगा जो वैल्यू, वो 0 से 9 तक की आएगी, ठीक है। तो देखो, ये देखो कहाँ से आई, 0 से। पहले 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब कहाँ से स्टार्ट हो रही, 0 से लेकर 9 तक के, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको स्टेप भी दे दूँ, ठीक है, अरे क्या हो रहा है ये, हाँ, अगर मैं इसको स्टेप भी दे दूँ, मैंने स्टेप 2 दे दिया, ठीक है। स्टेप 2 दे दिया तो किस तरीके से वर्क करेगा, दो दो गैप लेके करेगा। देखो 1 आया, फिर उसने 1 के बाद 2 स्किप किया, फिर 3 प्रिंट किया, 3 के बाद 4 स्किप किया, फिर 5 प्रिंट किया। मतलब दो दो का जंप लेके, दो दो का गैप लेके काम कर रहा है, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप स्टेटमेंट काम करता है। आई होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। एंड नाउ सबसे लास्ट आपको एक काम करना है, ठीक है, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ऑफ कोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बेल आइकन आपको प्रेस करना है ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को फॉर लूप समझ में आया होगा पूरी अच्छी तरीके से। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करेंगे, जैसे हमने नेस्टेड इफ एल्स की बात किए थे ना, कंडीशनल स्टेटमेंट की, वैसे ही हम नेस्टेड फॉर लूप स्टेटमेंट की भी बात करेंगे और देखेंगे कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे बनता है। ओके, सो आई होप सो आप लोगों का आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।